हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का महिला सुपरवाइजर की ऑनलाइन क्लास में फिर से वेलकम करता हूं। महिला सुपरवाइजर का जो आपका सिलेबस है वो मुख्यतः 5 भागों में डिवाइडेड है, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम का, जिससे खुली सीधी भर्ती में 40 अंक के प्रश्न बनते हैं और परिसीमित सीधी भर्ती में 120 अंक के प्रश्न यहाँ से अराइज जो हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सिलेबस में देखें तो मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल से सिलेबस बताया था कि महिला और बाल विकास की जो आपकी योजनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी के बारे में, आईसीडीएस के बारे में, मातृ मृत्यु दर के बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में, आपका पोषण के बारे में, टीकाकरण के बारे में, महिला स्व सहायता समूह के बारे में और राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं, इनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो महिलाओं और बालकों से संबंधित कानूनी प्रावधान है, अधिनियम है, उनको भी आपका शामिल किया गया है। तो इसमें हम जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आज के क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का। एक्चुअल में जो महिला पर्यवेक्षक का पद होता है, महिला सुपरवाइजर का पद होता है, उसका मेन कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों का ही सुपरविजन करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करना या आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने वाले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, उनके कामों का जो है आपको सुपरविजन करना होता है। तो ये जो आपका योजना है आईसीडीएस, हालांकि वर्तमान में इसका नाम बदल चुका है। 1.5 वर्ष पूर्व जो आपका क्लास हमने लिया था उसमें हमने इसको आईसीडीएस के नाम से ही पढ़ा था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल चुका है। उसको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारे इसमें जो आपके प्रावधान है वो बदल गए हैं, जो एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो ये आईसीडीएस के अंतर्गत ही पूरे भारत भर में, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो आपके संचालित हैं इसी के मापदंडों के अनुसार। तो इसी को हम शुरुआत करते हैं आईसीडीएस को। इंग्लिश में इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम कहते हैं, हिंदी में इसको एकीकृत बाल विकास योजना के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। एकीकृत के स्थान पर समेकित वर्ड भी रहता है, तो इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समेकित कहे या एकीकृत कहे एक ही बात है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसका नाम जो है वो आपका चेंज हो गया है। इसका नवीन नाम हो गया है सक्षम आंगनबाड़ी, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो जो भी चीजें बदलती है ना बेटा, वो एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाने की उनकी प्रबल संभावना रहती है। तो एक तो बड़ा परिवर्तन यही हुआ है कि जो आईसीडीएस योजना थी उसका वर्तमान में नाम बदल करके हो गया है क्या आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखेंगे। कई बार जो है आईसीडीएस बोलना आसान रहता है, उसके जगह ये बोलना थोड़ा कठिन रहेगा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो हो सकता है आगामी लेक्चर में पढ़ाने के दौरान में ये आईसीडीएस वर्ड ही यूज करूं, लेकिन याद रखिएगा कि वर्तमान में इसका नाम जो है वो परिवर्तित हो चुका है और इसका नाम हो गया है क्या सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ये आईसीडीएस योजना जो वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के नाम से जानी जा रही है, इसका शुरुआत कब हुआ, यह प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है गांधी जयंती के दिन, अर्थात 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, तो ये जो फैक्चुअल डाटा है इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को ये आईसीडीएस योजना का जो है वो आपका प्रारंभ हुआ पूरे भारत भर में, जो वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के नाम से रीनेम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो आईसीडीएस आपका स्कीम है यह भारत सरकार की योजना है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्र प्रवर्तित योजना है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है।
तो भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है, भारत सरकार का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है वही इसकी नोडल एजेंसी है। तो इसकी नोडल एजेंसी आपको याद रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे तो हम इसको डिटेल में जो है वो आपका समझने वाले हैं इसी क्लास में। तो जो आईसीडीएस स्कीम था जिसके तहत जो है वो देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, वर्तमान सत्र में इस योजना का जो है वो आपका नाम बदल करके कर दिया गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, और शुरुआती तिथि तो वही रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं हुआ। ये शुरू कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1975 को। केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, और नोडल एजेंसी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, एक चीज आप और याद रखेंगे कि योजना के आकार की दृष्टि से या इस कार्यक्रम विस्तार की दृष्टि से ये जो आईसीडीएस परियोजना है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना जो है वो आपका कही जाती है। तो इस स्कीम के विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना आईसीडीएस को जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, अब इस क्लास को मैं 2 चरणों में आपको समझाने वाला हूं। पहले तो मैं आपको सीधे सरल शब्दों में समझाते हुए चलूंगा, उसके बाद जो हमारा नोट्स है जिसको आप पीडीएफ के रूप में पढ़ते हैं वहां से हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से 2 स्टेप में आप पढ़ेंगे तो ये आपको इजिली जो है वो आपका याद होने वाला है, समझ में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, अभी अभी जो मैंने चीजें आपको बताई उसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसका नाम अब क्या हो गया है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 1975 को। नोडल एजेंसी मैंने बताया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र की योजना है, और मैंने बताया कि कार्यक्रम विस्तार की दृष्टि से यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना जो है वो आपको कहलाती है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो आईसीडीएस योजना है वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण जिसको कहा जा रहा है, ये मुख्यतः किस उद्देश्य को या किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाया गया। देखिए, उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुउद्देशीय हो सकता है, लेकिन मेन उद्देश्यों को आपको याद रखना है जो एग्जाम में सीधे तौर पे जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, ऑप्शन में जिनसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट पहले से लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि इस आईसीडीएस योजना को शुरू करने का मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विकास। ठीक है, विकास से तात्पर्य किसका है? तो यहाँ पे बेटा याद रखेंगे, यहाँ पे बच्चों के विकास की बात की गई है। ठीक है, और बच्चों का किस प्रकार का विकास कहा गया है? एक तो फोकस किया गया है बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, साथ ही साथ बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास। तो इस योजना के मेन उद्देश्यों में से एक जो आपका प्रमुख उद्देश्य है वो है कि जो आपके बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पोषण एवं स्वास्थ्य। एक्चुअल में इसका मतलब है कि भारत में जो खास करके बच्चे होते हैं, और बच्चों में भी आपको एज क्राइटेरिया याद रखना है, 0 से 6 वर्ष के, 0 से 6 वर्ष के जो आपके बच्चे हैं, इन बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। ठीक है, कुपोषण से अगर ग्रसित हैं तो उनको पूरक पोषण आहार वगैरह दे करके उनमें पोषण की मात्रा को सुनिश्चित करना, उनमें स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना जो है इसका मेन उद्देश्य है। अब इसमें 0 क्यों कहा जाता है वो याद रखेंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसकी उम्र तो 1 दिन भी नहीं होती ना, तो उसको हम इसीलिए कहते हैं कि उसका उम्र हम लेते हैं 0 से। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की नींव डालना इसका मेन उद्देश्य है। अब देखिए अगला पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कमी लाना। ठीक है, अब किन किन चीजों में कमी लाना? इसमें से सबसे पहले आता है बेटा एमएमआर। अब एमएमआर का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है मदर मोर्टिलिटी रेट। एक होता है IMR, इसका मतलब होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, मदर मोर्टिलिटी रेट इसको हिंदी में कहा जाता है मातृ मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हिंदी में कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो प्रसव के दौरान जो माताओं की मृत्यु होती है या नवजात शिशु की मृत्यु होती है, इसके दर में कमी लाना भी एक मेन उद्देश्य है इस ICDS स्कीम का। इसके अलावा, ठीक है, बच्चों में जो कुपोषण की दर है उसमें कमी लाना, बच्चों में जो रुग्णता की दर है, रुग्णता कहने का मतलब जो बीमारी फैलने की दर होती है, उसमें कमी लाना। इसके अलावा बच्चों में जो शाला छोड़ने की प्रवृत्ति होती है या बच्चों में जो स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसमें कमी लाना। अब स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कैसे कमी लाते हैं? आंगनबाड़ी में देखिए पूरक पोषण आहार दिया जाता है, गर्म भोजन दिया जाता है, रेडी टू ईट का जो है वो नाश्ता प्रदान किया जाता है। तो एक प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल खेल में उनको शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देने के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी की जा रही है, पोषण व्यवस्था भी की जा रही है और उनको पढ़ाया भी जा रहा है, ताकि स्कूल जाने की जो आदत है वो उनको बचपन से लग जाए। ठीक है, तो ये भी इस उद्देश्यों में से एक उद्देश्य में आता है कि बच्चों में जो शाला छोड़ने की प्रवृत्ति होती है उसमें कमी लाना, कुपोषण के दर में कमी लाना, बीमारियों में रुग्णता में जो है वो आपको कमी लाना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये इस योजना का क्या है, आपका उद्देश्य है। देखिए, इन सभी को तो मैं आपको PDF के रूप में इस प्रकार से प्रोवाइड कर ही रहा हूँ क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, जिसको आप नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं, प्रिंट आउट भी इसका जो है आप करा सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसको जो है समझाने का प्रयास किया है, ताकि इसको आप अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद हम इसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है तालमेल। अब देखो, तालमेल से क्या आशय है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो आपके कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं जो होती हैं वो लाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम केवल एक विभाग के द्वारा जो है वो जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट में लाई जा सकती है। ठीक है, माना कि कोई योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा लाई जा रही है, लेकिन हो सकता है उसमें पंचायत डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, बाकी अदर डिपार्टमेंट के सहयोग से, स्वास्थ्य विभाग वगैरह हो गया, इनके सहयोग से उस योजना को अच्छे से जो है क्रियान्वित किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि किसी भी योजना जो बाल विकास, महिला एवं बाल विकास के लिए लाई जाती है, जो नीति निर्धारण किया जाता है, तो विभिन्न विभागों के बीच जो है क्या करना, आपका तालमेल स्थापित करना, ताकि उस योजना को, उस कार्यक्रम को जो है आपका अच्छे से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा सके। ये भी ICDS स्कीम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। राइट, लास्ट है क्षमता बढ़ाना। इसमें बेटा देखो, क्षमता बढ़ाने की मुख्य रूप से बात की गई है जो हमारी माताएं होती हैं, इन माताओं की क्षमता बढ़ाना। किस संदर्भ में? देखो, क्या होता है कि बच्चों में जो आपका सामान्य स्वास्थ्य होता है, पोषण होता है, उनकी विकास संबंधी जो नीड्स होती हैं, आवश्यकता होती हैं, इन सभी के देखभाल के लिए माताओं को कहना चाहिए एक प्रकार से उनको क्षमता बढ़ाना, उनको एक प्रकार से प्रशिक्षित करना, उनको एक प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, ये भी मेन उद्देश्य है किसका, आपका ICDS का। तो ये ICDS के मल्टीपल उद्देश्यों में से कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने बताया कि बच्चों में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना, विशेष करके 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों में जो है आपका पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, बीमारी वगैरह हो गया, स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कमी लाना। ठीक है, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना, ताकि जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लागू करने में क्या हो, आपका आसानी हो, और बच्चों में स्वास्थ्य, पोषण आदि के लिए माताओं की क्या करना, आपका क्षमता बढ़ाना। ठीक है, तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उसको एक बार हम क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं।
5 प्रमुख मैंने उद्देश्य बताए हैं। पहला मैंने बताया कि बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। MMR मातृ मृत्यु दर, IMR शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। राइट। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में क्या स्थापित करना, तालमेल कायम करना और उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में स्वास्थ्य, पोषण, विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए किनकी क्षमता बढ़ाना, माताओं की क्षमता बढ़ाना। तो ये कोई रटने की चीज नहीं है, इसको सामान्य रूप से 2-3 बार आप पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर को 1-2 बार आप देखेंगे तो वो इजिली आपको याद हो जाने वाला है। जो चीजें शब्दशः हूबहू आपको याद रखनी पड़ेंगी वहां पे मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा आपका कि ये चीजें अच्छे से याद रखना कि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ICDS जो है मुख्य रूप से इन उद्देश्यों के लिए जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो आपका चालू किया गया। ठीक है, मैंने कहा मैं बार बार ICDS वर्ड ही यूज करूंगा क्योंकि वो बोलना सरल लगता है, लेकिन वर्तमान में याद रखेंगे इसका नाम हो गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, अब देखिए ये सारे उद्देश्य तो हमने निर्धारित कर लिए, लेकिन इन उद्देश्यों को अचीव कैसे किया जाएगा, इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी ग्रामीण स्तर में रहने वाले बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको 6 प्रकार की सुविधा जो है वो आपका प्रदान की जाती है। और ये 6 प्रकार की सुविधाएं जो हैं हम इस पाई चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। फिर उन 6 प्रकार की सुविधाओं को मैं आपको एक टेबल के माध्यम से भी समझाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, डायरेक्ट तौर पे एग्जाम में पूछता है। अदर स्टेट में भी जो महिला सुपरवाइजर वगैरह का एग्जाम हुआ है उसमें ये चीजें कई बार रिपीटेड रूप में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये चार्ट अचानक से आप देखोगे तो आपको याद नहीं होगा, पहले मैं एक पाई चार्ट के माध्यम से आपको इजी वे में समझा रहा हूं। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको और समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से कुछ चीजें समझ में आए। यहां पे देखो हितग्राही का मतलब क्या होता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ICDS की कौन कौन सी 6 सेवाएं हैं, सक्षम आंगनबाड़ी योजना की कौन कौन सी 6 सेवाएं हैं, या आंगनबाड़ी में दी जाने वाली 6 सेवाओं में से निम्न में से कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसा प्रश्न डायरेक्ट तौर पे बन सकता है। तो ये 6 सेवाओं को तो आपको अच्छे से याद रखना है, लेकिन ये 6 सेवाएं किनको प्रोवाइड की जाती हैं उनको पहले समझिए। हालांकि हितग्राहियों के बारे में जब मैं आगामी लेक्चर्स में आपको आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर से बताने वाला हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए हितग्राहियों को समझाना जरूरी होता है। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विशेष प्रकार के 5 प्रकार के लोगों को सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं और वही लोग हितग्राही कहलाते हैं। ठीक है, वो 5 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक तो याद रखना है बच्चे। ठीक है, और बच्चों में बेटा विशेष रूप से याद रखना 0 से 6 वर्ष। ठीक है, ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, आगामी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको। दूसरा, इसमें गर्भवती जो आपकी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, इनको सेवाएं मुहैया कराया जाता है। गर्भवती महिलाओं के अलावा शिशुवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं भी बोल सकते हो, शिशुवती माताएं भी कह सकते हो। गर्भवती और शिशुवती में अंतर क्या है? गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट लेडी, शिशुवती मतलब जिसका संतान हो चुका, जिसका जो है आपका पुत्र या पुत्री हो चुकी है। तो खास करके स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको धात्री माताएं या शिशुवती माताएं या शिशुवती महिलाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको याद रखना है किशोरी बालिकाएं, किशोरी बालिकाएं। अब किशोरी बालिकाओं से आशय क्या है? ऐसी बालिकाएं जिनकी उम्र 11 से 18 वर्ष के बीच है, इनको किशोरी बालिकाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 11 से 18 वर्ष की उम्र की महिलाएं अर्थात किशोरी बालिकाएं। इसके अलावा 15 से गांव में निवासरत 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। तो ये बेटा 5 प्रकार के हितग्राही होते हैं।
जिनको आईसीडीएस के माध्यम से या आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, बच्चे एज कैटेगरी क्या बोला मैंने, 0 से 6 वर्ष। ठीक है, बाकी महिलाएं हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी याद रखना है। ठीक है, बच्चों में 0 से 6 वर्ष याद रखना। अब देखिए माताओं में दो प्रकार के याद रख लो, एक गर्भवती और एक आपका शिशुवती। ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट और आपका आफ्टर डिलीवरी, ऐसा याद रख लीजिए। तो गर्भवती महिलाएं और शिशुवती आपका माताएं। ठीक है, किशोरी बालिकाएं, एज मैंने क्राइटेरिया क्या बताया, 11 से 18 वर्ष के बीच की जो लड़कियां होती हैं उनको किशोरी बालिकाएं कहा जाता है। और गांव में रहने वाली सभी 15 से 45 वर्ष की उम्र की महिलाएं, इन सभी को जो है हितग्राही की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, हितग्राही आपको समझ में आ गया। अभी मैं उसको मिटा दे रहा हूं, आगामी लेक्चर्स में उसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आईसीडीएस के सेवाओं के बारे में। 6 सेवा जो डायरेक्ट पूछी जाती है, मैंने यहाँ पे 6 डिब्बे बनाए हुए हैं उसी को समझाने के लिए। तो ये 6 सेवा को हम सबसे पहले जो है आपका समझ लेते हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन सी 6 सेवाएं हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली सेवा टीकाकरण। किसी भी क्रम में याद रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि मैं जिस क्रम में बता रहा हूं, लेकिन जैसा मैं समझाऊंगा वैसा याद करेंगे तो इजी पड़ेगा आपका। ठीक है, 6 सेवाओं में से एक सेवा है टीकाकरण की सेवा। ठीक है, दूसरी सेवा है स्वास्थ्य जांच। ठीक है, एक हो गया टीकाकरण या वैक्सीनेशन, दूसरा हो गया स्वास्थ्य जांच, तीसरा है संदर्भ सेवाएं। ये जो संदर्भ सेवाएं हैं बेटा, इसको जो है परामर्श सेवाएं भी कहा जाता है। संदर्भ सेवा या फिर परामर्श सेवा भी कहा जाता है। आगामी लेक्चर्स में उसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक को। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा इनके बारे में। संदर्भ सेवा को इंग्लिश में रेफरल सर्विस कहते हैं। अब ये क्या होता है आगे हम समझेंगे। तो ये 3 सेवा हो गया, 3 सेवा मैं आपको और बता रहा हूं। अगला आपको याद रखना है बेटा पूरक पोषण आहार। पूरक पोषण आहार। ठीक है, 4 प्रकार की सेवा हो गई, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। ठीक, और छठवां जो आपका सेवा है उसको कहा जाता है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। अब ये 6 प्रकार की जो सेवा है ना, इसको अच्छे से याद कर लो, रट लो। मोस्ट एमपी है ये, इससे डायरेक्ट प्रश्न जो है वो आपका बनता है। याद करने का तरीका अगर आप देखोगे तो वैसे भी 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर भी किसी को क्विक याद करना है तो इसमें ये देख लो कि ये जो टीकाकरण और पूरक पोषण आहार, टीकाकरण और पूरक पोषण आहार को छोड़ दोगे तो बाकी ये चारों का नाम स में है। स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अब हम एक एक को समझते हैं। ठीक है, कि भाई टीकाकरण की सेवा किनको किनको दी जाती है, स्वास्थ्य जांच किनका किनका होता है, संदर्भ सेवाएं किनको दी जाती हैं, पूरक पोषण आहार किसको दिया जाता है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा किसको दिया जाता है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किसको दिया जाता है। ये सभी सेवाएं हितग्राहियों के लिए है। और हितग्राहियों के बारे में मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र में या आईसीडीएस स्कीम के तहत हितग्राही कौन कौन होते हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं मतलब 11 से 18 वर्ष की उम्र की बालिकाएं, और 15 से 45 वर्ष की उम्र की उस गांव की सभी महिलाएं, ये सभी हितग्राही हैं। लेकिन सभी को सभी सेवा नहीं मिलती ना, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं टीकाकरण कि भाई टीकाकरण की जो सेवा है या सुविधा है वो किसको किसको मिलता है। ठीक है, तो देखो टीकाकरण जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनको मिलता है। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, गर्भधारण के जो कुछ विशेष माह होते हैं जिसको हम टीकाकरण के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस महीने में गर्भवती माताओं को टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो टीकाकरण किसका किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का।
और गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनका भी, ठीक है, बाद में जब इनके बच्चे होते हैं तो 0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन, टीकाकरण की सुविधा जो है वो आपका प्रदान की जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। तो टीकाकरण में ये 2 हितग्राही याद रखना बेटा, एक तो गर्भवती माताएं और दूसरा 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, ठीक है। अब बात आती है स्वास्थ्य जांच, ठीक है। तो देखो स्वास्थ्य जांच जहां पे आता है ना, तो स्वास्थ्य जांच जो है वो आपका लगभग सभी का होता है। 15 से 45 साल की महिलाओं को छोड़ दो, फिर उसके बाद जितने मैंने हितग्राही बताए थे उस सबको शामिल कर दो स्वास्थ्य जांच में। मतलब स्वास्थ्य जांच 0 से 6 वर्ष के बच्चों का भी किया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य जांच गर्भवती महिलाओं का भी किया जाता है। स्वास्थ्य जांच शिशुवती माताओं का भी किया जाता है और स्वास्थ्य जांच किशोरी बालिकाओं का भी किया जाता है। किशोरी बालिकाएं मतलब 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं, तो इन सभी को जो है वो आपका स्वास्थ्य जांच किया जाता है। जो किशोरी बालिकाएं होती हैं उनमें रक्त की कमी को दूर करने के लिए, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोलियां जो है वो आपका दी जाती हैं, ठीक है। बच्चों को कृमि मारने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं। तो महिलाओं का, जो आपकी गर्भवती शिशुवती महिलाएं होती हैं उनका बीपी वगैरह जो है वो आपका चेक किया जाता है। तो ये स्वास्थ्य जांच की जो सुविधा होती है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती शिशुवती माताओं को और किशोरी बालिकाओं को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संदर्भ सेवाएं। संदर्भ सेवाओं के बारे में मैंने कहा कि इसको रेफरल सर्विस कहा जाता है, ठीक है। रेफरल सर्विस, अब रेफरल सर्विस मतलब रिफर करना, ठीक है। रिफर करना का मतलब क्या होता है बेटा, कि मान लो कोई बच्चा है जो गंभीर रूप से कुपोषित है या गंभीर रूप से बीमार है, खतरे की स्थिति में है, तो उस बच्चे को तुरंत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला अस्पताल में रिफर करने की जो सुविधा होती है वो कहलाती है रेफरल सर्विस या संदर्भ सेवाएं या परामर्श सेवाएं। क्योंकि ऊपर के चिकित्सालय में, ऊपर के स्वास्थ्य केंद्र में परामर्श के लिए उसको भेजा जा रहा है। केवल बच्चों के ही नहीं, खतरे के लक्षण वाली जो गर्भवती माताएं होती हैं, मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो शिशुवती माताएं होती हैं, उनको भी संदर्भ सेवाएं दी जाती है। तो संदर्भ सेवाएं जो है उसके लिए 3 प्रकार के हितग्राही याद रखें जिनको संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक तो 0 से 6 वर्ष उम्र के क्या आपके बच्चे, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को और साथ ही साथ शिशुवती आपका माताओं को। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि गंभीर रूप से जो रहते हैं, मतलब गंभीरता का मतलब बच्चों में कुपोषित बच्चे भी हो सकते हैं, निषक्त बच्चे भी हो सकते हैं। और अगर हम माताओं की बात करें, गर्भवती और शिशुवती माताओं में, तो खतरे की लक्षण वाली जो आपकी माताएं होती हैं जिनको चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है त्वरित, उनको ये रेफरल सर्विस या संदर्भ सेवाएं जो है वो आपका दी जाती है जब वो गंभीर स्थिति में होते हैं या खतरे की स्थिति में होते हैं तब, ठीक है। समझ गए ये 3 प्रकार की सेवाएं किनको किनको दी जाती हैं। आगे मैं चार्ट में फिर से इसको रिवीजन करा दूंगा। अब बेटा आता है क्या, पूरक पोषण आहार। नाम से ही स्पष्ट है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो आपका दिया जा रहा है। मतलब भारत में विशेष करके कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए ये पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो ये जो आपका पूरक पोषण आहार है ये प्रदान किया जाता है किसको, बच्चों को, ठीक है। बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली शिशुवती महिलाओं को भी प्रदान किया जाता है। लेकिन इसमें खास बात याद रखना बेटा, 0 से 6 वर्ष के बच्चे मत बोल देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, ये अपने जन्म के दिन से अर्थात 0 से 6 माह तक केवल और केवल दूध पीते हैं, मतलब स्तनपान करते हैं।
ये कोई भी बाहरी खाना, बाहरी आहार नहीं लेते हैं। बच्चे 6 माह के बाद जो है लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, सॉलिड ऐसा खाना जो है वो आपका शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आपको शुरू करना है अब 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार, क्योंकि 6 माह के होते तक तो केवल वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं, तो बाहर का वो कुछ खाएंगे नहीं। तो जहां पे पूरक पोषण आहार की बात होगी ना, तो वहां पे गलती से 0 से 6 वर्ष मत बोलना। पूरक पोषण आहार की बात होगी तो आपको याद रखना है 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार, साथ में गर्भवती और शिशुवती माताओं को पूरक पोषण आहार जो है उसकी सेवाएं जो है वो आपका दी जाती है। राइट, इतनी चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षा की बात आई है, ये शिक्षा वर्ड को आप ध्यान दीजिए। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को तो शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो अभी इतने मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं कि स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी शिक्षा लें। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को इस कैटेगरी में छोड़ दीजिए, इस सेवा के बारे में, बाकी सबको इसमें इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी शिक्षा किसको किसको दी जाएगी? तो स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी शिक्षा गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी, शिशुवती माताओं को दी जाएगी, किशोरी बालिकाओं को दी जाएगी, और उस गांव के 15 से 45 वर्ष के सभी महिलाओं को दिया जाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में, पोषण के संबंध में शिक्षा 15 से 45 साल की महिलाएं, किशोरी बालिकाएं मतलब 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं, शिशुवती माताएं, गर्भवती माताएं, इनको जो है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, अब आता है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। शाला पूर्व मतलब स्कूल जाने से पहले का शिक्षा, मतलब आंगनबाड़ी भेजना। ठीक है, इसको आप किड्स स्कूल बोल सकते हो, प्ले स्कूल बोल सकते हो दूसरे शब्दों में, लेकिन मेन आईसीडीएस के शब्दों में क्या कहते हैं भाई, आंगनबाड़ी। ठीक है, तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, बच्चे जब मुख्य रूप से स्कूल जाना चालू करते हैं, उस स्कूल जाने से पहले, ठीक है, एक जगह में जाकर के वहां पे खेल खेल में, रंगों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से चीजों को सीखना, इमेजिन करना, वो कहलाता है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किसको दिया जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, बच्चों को। ठीक है, तो किस कैटेगरी के बच्चों को? अब इसमें 0 से 6 वर्ष बोलोगे तो गलत है। ठीक है, 0 वर्ष का बच्चा मतलब 0 आपका एज का बच्चा तो स्कूल जाएगा नहीं। 6 माह से 6 वर्ष बोलोगे तब भी गलत है, क्योंकि 6 माह में तो बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं। ठीक है, 3 वर्ष से याद रखना है, 3 वर्ष, इसमें क्या याद रखना है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो आपके बच्चे होते हैं, इनको शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना उस आंगनबाड़ी केंद्र में जो उस गांव में जो है वो आपका स्थित है। ठीक है, तो आईसीडीएस के मैंने जो आपको उद्देश्य बताए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये 6 प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। डायरेक्ट तौर पे एग्जाम में पूछता है, इसको आप विशेष रूप से याद रखो। एक बार और बोल रहा हूं, फिर चार्ट के माध्यम से एक बार और रिवीजन कराता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण, टीकाकरण किनका किनका? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, गर्भवती माताओं का। ठीक है, स्वास्थ्य जांच किनका किनका होगा? स्वास्थ्य जांच जो है वो आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों का होगा, गर्भवती शिशुवती माताओं का, किशोरी बालिकाओं का। संदर्भ सेवाएं, रिफर किसको करेंगे? जो गंभीर स्थिति में होगा, चाहे वो बच्चे हों, गर्भवती शिशुवती माताएं हों। ठीक है, पूरक पोषण आहार किसको दिया जाएगा? आहार की जब बात आएगी तो आप बच्चों का एज क्राइटेरिया लेंगे 6 माह से ना, क्योंकि वो 6 माह से ही खाना जो है वो शुरू करते हैं। तो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती शिशुवती माताओं को। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, बच्चों को तो इतना भाई कठिन शिक्षा देंगे नहीं, किनको देंगे? गर्भवती शिशुवती माताओं को, किशोरी बालिकाओं को, 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को। ठीक है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को देंगे। बच्चे आंगनबाड़ी जाना कब शुरू करेंगे? 3 साल से। तो 3 साल से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। इसी चीज को जो है हमने यहाँ पे चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है,
ये 6 प्रकार की सेवाएं डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। जो चीजें मैंने अभी आपको पाई चार्ट में समझाई हैं वही यहाँ पे उल्लेखित है, किसके रूप में, टेबल के रूप में। ठीक है, तो आप इसको नोट से जो है वो आपका पढ़ते रहिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसमें इसको पढ़ने के बाद हम आईसीडीएस में जो है आप क्या पढ़ें। अब आईसीडीएस में यही जो आपकी 6 सेवाएं हैं ना, इसी 6 सेवाओं को आईसीडीएस की सेवाओं के नाम से या आंगनबाड़ी की सेवाओं के नाम से आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक को डिटेल में पढ़ना है। इसमें से एक प्रमुख पॉइंट को मैं यहाँ पे आज आपको समझा रहा हूं क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो है आपका पूरक पोषण आहार। इसलिए भी इस लेक्चर में मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि 1.5 वर्ष पहले जब हमने जो है आंगनबाड़ी ये महिला सुपरवाइजर का क्लास लिया था उसमें कुछ चीजें अलग थी, अभी कुछ चीजें बदल गई हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, पूरक पोषण आहार के बारे में। ठीक है, तो देखिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, पूर्व में इसका नाम क्या था, आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था को हम समझते हैं। प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से प्रमुख सेवा है पूरक पोषण आहार। राइट, अभी मैंने बताया था आपको पूरक पोषण आहार किसको किसको देते हैं। पूरक पोषण आहार जो है गर्भवती महिलाओं को देते हैं, शिशुवती आपका माताओं को देते हैं और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को देते हैं। अब इसमें अपने को समझना है कि भारत शासन के द्वारा क्या मापदंड तय किए गए हैं, मतलब कितना कितना ग्राम, कितने ग्राम का पैकेट वगैरह दिया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, ये आपको समझना है। यही एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछता है। ठीक है, अब देखिए इस पूरक पोषण आहार को समझने से पहले आपको इसको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। इसी 2 कैटेगरी में वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को और गर्भवती और शिशुवती माताओं को पूरक पोषण आहार जो है वो आपका प्रदान किया जा रहा है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे मैंने देखिए 2 कैटेगरी बनाया है। एक कैटेगरी आपको याद रखना है बेटा, 6 माह से 3 वर्ष का कैटेगरी तो देखिए 6 माह से ही चालू होगा ना, क्योंकि बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं 6 माह से। तो एक कैटेगरी आप बनाओ 6 माह से 3 वर्ष का, दूसरा कैटेगरी आप बनाओ 3 वर्ष से 6 वर्ष का, क्योंकि इसमें बच्चों की खुराक थोड़ी सी बदल जाती है इसलिए। ठीक है, तो 6 माह से 3 वर्ष का एक कैटेगरी और 3 वर्ष से 6 वर्ष का एक कैटेगरी आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। तो 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे, ऐसा कैटेगरी डिवाइड किया गया है ना, आपको याद रखना है इसको। 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, इनको किस प्रकार का आहार दिया जाएगा, और 3 वर्ष से 6 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे। ठीक है, अब इसमें देखो सामान्य और गंभीर कुपोषित, सामान्य और गंभीर कुपोषित, ऐसा 2 कैटेगरी और बना दिया गया है। ये तो 2 कैटेगरी ये बना, फिर इसमें भी 2 कैटेगरी इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जो सामान्य बच्चे होते हैं जाहिर सी बात है उनको एक सामान्य आहार की आवश्यकता होगी, लेकिन जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित रहते हैं उनको सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो वही एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन के रूप में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी आपको याद हुआ, इजी है। ठीक है, याद कर लो। एक तो याद रख लो 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए क्या पूरक पोषण आहार की व्यवस्था है। दूसरा याद रखो 3 वर्ष से 6 वर्ष के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए क्या पूरक पोषण आहार की व्यवस्था है। अब इसमें एक चीज ऐड कर लो बेटा, 6 माह से 3 वर्ष के जो सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की कैटेगरी है ना, इसी में गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को भी शामिल किया गया है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको कि पूरक पोषण आहार में खाली बच्चों को थोड़ी देते हैं,
पूरक पोषण आहार गर्भवती और शिशुवती माताओं को भी, महिलाओं को भी देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो क्राइटेरिया बन गया। अब इन दोनों क्राइटेरिया को आपको मैं अलग अलग बताने वाला हूं। एक क्राइटेरिया है 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे, साथ ही साथ गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को किस प्रकार का पूरक पोषण आहार दिया जाता है। दूसरा कैटेगरी है 3 वर्ष से 6 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को किस प्रकार का पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो इसमें हम पहले कैटेगरी को समझते हैं, फिर दूसरे कैटेगरी पे जाएंगे। राइट, चलिए ये देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए किस प्रकार के पूरक पोषण आहार की व्यवस्था है। आप इसको अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए मैंने यहाँ पे चित्र भी जो है वो आपके इंक्लूड किया हुआ है। इस चित्र का भी मैं नामकरण कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये जो बच्चा है ये 6 माह का है। ठीक है, ये जो बच्ची है ये 3 वर्ष की है। तो बच्चों की कैटेगरी यहाँ पे क्या है, 6 माह से 3 वर्ष। साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है क्या, गर्भवती महिलाओं को, और साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है क्या, शिशुवती महिलाओं को या शिशुवती माताओं को। इनको धात्री माताएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हो गया 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती माताएं। ठीक है, अब इनको क्या पूरक पोषण आहार जो है वो मिलता है। ठीक है, ये जो आपका कैटेगरी है ना बेटा, इसमें जो पूरक पोषण आहार होता है ना, ये पैकेट वाला होता है। ठीक है, उस पैकेट को कहते हैं रेडी टू ईट। रेडी टू ईट, अब ये हिंदी में मैं लिखा हूं, एक्चुअल में ये ऐसा है, रेडी टू ईट मतलब खाने के लिए तैयार। पैकेट ऐसा होता है, पैकेट खोलो, उसको गर्म पानी में जो है वो आपका डालो, कुछ देर बाद वो खाने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए इस पैकेट को क्या कहा जाता है, रेडी टू ईट पैकेट या रेडी टू ईट फूड जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कैटेगरी क्या है, इसको समझ लो बेटा। इसमें कैटेगरी है 6 माह से 3 वर्ष। कुछ देर पहले इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि बच्चे आंगनबाड़ी कब आना चालू करते हैं। बच्चे आंगनबाड़ी आना चालू करते हैं 3 वर्ष के बाद। तो ये कैटेगरी में तो अभी वो आंगनबाड़ी नहीं आएगा, अभी वो छोटा है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें जो रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार है, इसको टेक होम अर्थात घर ले जाने की व्यवस्था होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है टेक होम राशन। टेक होम राशन भी कहते हैं, और वो जो टेक होम राशन मतलब जो घर ले जाया जा रहा है वो रेडी टू ईट है। आई बात समझ में, पैक्ड फूड रहता है। ठीक है, जो इजिली जो है वो आपका गर्म पानी वगैरह में डालने पर वो आपका पक जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो 6 माह से 3 वर्ष के आपके कैटेगरी के बच्चे हैं। ठीक है, अब इस बच्चों में देखो बेटा 2 कैटेगरी और है जो भी मैंने आपको बताया था। एक तो सामान्य बच्चे हैं और एक गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं। समझ में आया? तो बच्चों में 2 कैटेगरी हो गया, और गर्भवती शिशुमती महिलाओं को एक कैटेगरी मान लो, महिलाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो एग्जाम में पूछता है उस दृष्टि से मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको नोट्स के माध्यम से जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो घर ले जाने के लिए जो रेडी टू ईट पैकेट होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है बेटा। इसको ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में पूछता है। एक 125 ग्राम का पैकेट, दूसरा 150 ग्राम मतलब 150 ग्राम का पैकेट, और तीसरा 200 ग्राम का पैकेट। 125 ग्राम का पैकेट, 150 ग्राम का पैकेट, 200 ग्राम का पैकेट। ठीक है, ये पर डे का पैकेट है ना, एक दिन का पैकेट है। अब मैं एक दिन यहाँ पे बात आई तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि सप्ताह में इस प्रकार का जो पैकेट होता है ना,
वो सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है, संडे छोड़ के। संडे छोड़ के सप्ताह में 6 दिन इस प्रकार का पैकेट इन हितग्राहियों को दिया जाता है। 125 ग्राम का जो पैकेट है ये सामान्य बच्चों को दिया जाता है प्रतिदिन। ठीक है, मतलब सप्ताह में 6 दिन, तो प्रतिदिन ही वो कहलाता है। बस थोड़ा सा जानकारी के लिए आप याद रखना, संडे को नहीं देते, 6 दिन देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो 150 ग्राम है ना, इसको स्किप कर रहा हूं, सीधा मैं पहुंच जा रहा हूं 200 ग्राम पे, फिर आपको 150 ग्राम बताऊंगा। 200 ग्राम का जो पैकेट है ना, ये गंभीर कुपोषित बच्चों को दिया जाता है प्रतिदिन। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान्य बच्चों की तुलना में पर डे 75 ग्राम ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को जो है वो आपका प्रदान किया जाता है, रेडी टू ईट। ठीक है, तो बच गया 150 ग्राम किन के लिए होगा? बच गया 150 ग्राम महिलाओं के लिए है, मतलब गर्भवती महिलाओं को और जो शिशुवती महिलाएं होती हैं उनको 150 ग्राम का पैकेट पर डे के हिसाब से दिया जाता है। ये डायरेक्ट पूछता है, मैं इजी वे में यहाँ पे बता दिया, आगे मैं आपको पीडीएफ में रिवीजन कराऊंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो 125 ग्राम का पैकेट याद रखो, 150 ग्राम का पैकेट याद रखो, 200 ग्राम का पैकेट याद रखो। 125 ग्राम सामान्य बच्चों के लिए, 200 ग्राम गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए, इसी में कंफ्यूज हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, 200 ग्राम गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को, दिमाग में यह बिठा लो कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में 75 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 125 में 75 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200। और 150 ग्राम का जो पैकेट है वो गर्भवती और शिशुवती माताओं को दिया जाता है सप्ताह में 6 दिन के लिए, संडे को छोड़ करके। ठीक है, तो वर्ष में कितने दिन मिलता है? वर्ष में बेटा ये दिया जाता है 300 दिन। कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, वर्ष में कितने दिन के लिए दिया जाता है? 300 दिन के लिए। तो ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो एक दिन की है। अगर आपको इसको एक सप्ताह में पूछ दे कि भाई एक सप्ताह में 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चों को कितना पैकेट मिलता है, या एक सप्ताह में 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को कितना पैकेट मिलता है, मतलब कितने ग्राम का पैकेट मिलता है, और एक सप्ताह में आपका गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को कितने ग्राम का पैकेट मिलता है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो इसका पूछा, ठीक है, तो 200 गुणित क्या कर दोगे? 6, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन दे जा रहा है? 6 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 1200। तो एक सप्ताह में 1200 ग्राम का पैकेट हो गया ये वाला। इसमें 150 में 6 गुणा करोगे तो 900 ग्राम का पैकेट हो जाएगा। 125 में 6 का गुणा करोगे तो एक सप्ताह में 750 ग्राम का पैकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरीका मैंने बता दिया कि पढ़ लेना कि वो सप्ताह में कितना ग्राम दिया जाता है ये पूछ रहा है या पर डे पूछ रहा है। जनरली पर डे के हिसाब से ही पूछेगा, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। तो एक कैटेगरी हमने समझ लिया। ठीक है, एक कैटेगरी क्या था? 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे, गर्भवती और शिशुवती महिलाएं। दूसरा कैटेगरी मैंने क्या बताया था? 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चे, उनको कैसा दिया जाता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो चीजें मैंने आपको बताई उसको एक बार हम अपने नोट से रिवीजन कर लेते हैं, जिसको आप पीडीएफ के रूप में पढ़ेंगे घर में। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि इस कैटेगरी में टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड दिया जाता है, जिसमें रागी मूंगफली वगैरह होता है, ये कॉमन सी चीज है। 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम, और जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनको 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा सप्ताह में 6 दिन के लिए, और आपका साल में 300 दिन के लिए। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए 150 ग्राम का पैकेट मिलता है। ठीक है, अब बेटा इसमें चेंजेस क्या है उसको थोड़ा समझो। ये जो रेडी टू ईट फूड है ना, ये पहले महिला जो स्व सहायता समूह होता था, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था, वो इस रेडी टू ईट फूड को बनाती थी और आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करती थी।
1.5 वर्ष पहले जब मैंने इसका क्लास लिया था मैंने यही पढ़ाया था। बट वर्तमान प्रशासकीय प्रतिवेदन को देखोगे 2022-23 में, तो ये चीजें बदल गई हैं। क्या बदली हैं? देखो, रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य अप्रैल 2022 से, कब से? अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो इसको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि अब जो रेडी टू ईट फूड है वो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा सप्लाई नहीं किया जा रहा है, याद रखना। अब इसका निर्माण और सप्लाई जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। कब से ये चेंजेस हुआ है? तो अप्रैल 2022 से चेंजेस हुआ है। और यदि हम डेटा की बात करें तो कुछ नवीनतम आंकड़े मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये रटने की चीज है, समझाने की चीज है नहीं, तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको बार बार मेमोराइज करके याद करने का प्रयास करें। देखो, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 में लगभग 23.5 लाख, 23.43 लाख है, मतलब लगभग मान लो 23.5 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती जो माताएं हैं वो आपकी शामिल हैं। 2022-23 में इसके लिए लगभग 685 करोड़, एग्जैक्ट देखेंगे तो 685.32 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, पीडीएफ में आप इसको पढ़ते रहिएगा। मैं दूसरे कैटेगरी में जाता हूं। दूसरा कैटेगरी हमने क्या बनाया था? दूसरा कैटेगरी था, पहला कैटेगरी हमने देखा था कितना, 0 आपका मतलब 6 माह से 3 वर्ष का कैटेगरी था। ये कैटेगरी है 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे को पूरक पोषण आहार। इसमें गर्भवती और शिशुवती माताएं नहीं है। गर्भवती और शिशुवती माताओं को जो है पहले कैटेगरी में हमने शामिल कर दिया है। ठीक है, मतलब वैसा ही, मतलब हमने नहीं, आईसीडीएस का वो आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों को किस प्रकार का पूरक पोषण आहार। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 3 वर्ष का बच्चा हो गया है, बेटी जो है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की है। ठीक है, तो अब ये बड़े हो गए हैं, अब ये कहाँ आ सकते हैं बेटा? अब ये आ सकते हैं कहाँ? आंगनबाड़ी, है ना। आंगनबाड़ी में वैसे भी जो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों को दिया जाता है। तो अब बच्चे आंगनबाड़ी जब आ रहे हैं तो इन बच्चों को, चाहे वो सामान्य बच्चे हों चाहे गंभीर कुपोषित बच्चे हों जिनकी आयु 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच है, चूंकि अब वो आंगनबाड़ी में आ रहे हैं, वहां पे खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको आंगनबाड़ी में ही गर्म पका हुआ भोजन जो है वो आपका दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको नाश्ता भी दिया जाएगा। तो अब पूरक पोषण आहार जो पहले टेक होम राशन था, जो रेडी टू ईट फूड के रूप में घर ले जाने के लिए पैकेट के रूप में दिया जाता था, अब वो आंगनबाड़ी में भोजन के रूप में, नाश्ते के रूप में वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, अब इस गर्म पके भोजन में क्या क्या रहता है? इस गर्म पके भोजन में रोटी रहता है, चावल रहता है, दाल रहता है, सब्जी रहता है। ये तो आपके थाली में भी रहता है तो इजिली याद हो जाएगा। जो याद नहीं होगा उसको याद रखना। इसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी के अलावा गुड़ भी रहता है। ठीक है, तो गर्म पके हुए भोजन में जो आंगनबाड़ी केंद्र में बनाया जाता है उसमें रोटी, मतलब चावल, मिक्स दाल, सब्जी और उसके साथ क्या क्या रहता है? आपका गुड़ भी रहता है। ठीक है, जो नाश्ता होता है, इस नाश्ता में रेडी टू ईट जो रहता है ना, रेडी टू ईट इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था, उस रेडी टू ईट का जो आपका हलवा होता है और जो पोहा होता है उसको जनरली नाश्ते के रूप में दिया जाता है, क्योंकि हलवा गर्म पानी में डाले तैयार हो गया, पोहा गर्म पानी में डाले वो आपका तैयार हो गया। तो नाश्ते के रूप में जो रेडी टू ईट रहता है, जो पैकेट रहता है, उसी का जो आपका हलवा होता है, पोहा होता है, वो उनको खिलाया जाता है। और भोजन में जो है इनको रोटी, चावल, दाल, सब्जी, गुड़ आदि दिया जाता है। ये जो आपका मेनू है अलग अलग दिन अलग अलग रहता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें रहेंगी डेली बेसिस पे। अब ये जो पूरा चीज है बेटा, ये सामान्य बच्चों को भी दिया जा रहा है
और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी दिया जा रहा है। लेकिन जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं ना, इनको एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है इसमें? ये जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, इनको इस रेडी टू ईट का जो आपका पैकेट होता है, 65 ग्राम का पैकेट डेली के मान से दिया जाता है, प्रतिदिन। मतलब सप्ताह में कितने दिन? 6 दिन। आई बात समझ में? ठीक है, 65 ग्राम का पैकेट इनको डेली दिया जा रहा है। किसको? गंभीर और कुपोषित बच्चों को। ये सारा खाना तो वो खाएंगे ही, साथ में डेली घर लेकर के जाएंगे 65 ग्राम का रेडी टू ईट का ये आपका पैकेट। ठीक है, एक दिन का 65 ग्राम, तो एक सप्ताह का कितना हो जाएगा? एक सप्ताह में कितने दिन दिया जा रहा है? 6 दिन, संडे को छोड़ करके। तो 65 गुड़ी 6 करोगे तो ये हो जाता है आपका 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, ठीक है, 3 39, 390 ग्राम का पैकेट। ये पूछ सकता है ना, इसीलिए मैं ऐसा आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, 65 ग्राम का पैकेट पर डे, हफ्ता में 6 दिन, तो हफ्ते में कितने ग्राम का पैकेट दिया जा रहा है ऐसा पूछेगा तो 390 ग्राम का पैकेट। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आया। 3 से 6 वर्ष के जब बच्चों का जो क्राइटेरिया है, उसमें तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे, ऐसा दिमाग में बिठाना। तो वहां पे तो वो सीधा बैठ के खाना खाएंगे। भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी के साथ गुड़ भी याद रखना है। नाश्ते में रेडी टू ईट का हलवा पोहा याद रखना है। सामान्य गंभीर कुपोषित बच्चे इसको खाएंगे, लेकिन गंभीर कुपोषित बच्चों को डेली इसके अलावा घर ले जाने के लिए 65 ग्राम का रेडी टू ईट का पैकेट भी दिया जाएगा। पर डे 65 ग्राम। सप्ताह में अगर मान लो पूछ दिया तो उसमें 6 गुणा कर दोगे तो सप्ताह भर में उनको एक साथ हो सकता है 390 ग्राम का पैकेट जो है वो आपका दिया जाए। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या? तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, डेटा में तो चेंज जरूर होगा। ठीक है, अभी जो मैंने बताया उसको रिवीजन करा देता हूँ। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु के अब जो बच्चे होते हैं, उसमें भोजन के साथ मेन्यू के अनुसार नाश्ता दिया जाता है। भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी व गुड़ होता है। नाश्ते में रेडी टू ईट का जो है हलवा और पोहा होता है। ठीक है, जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनको गर्म पके भोजन नाश्ते के अलावा 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से सप्ताह में अगर हम देखोगे तो 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, नाश्ता और चावल जो दिया जा रहा है, नाश्ता और खाना जो दिया जा रहा है, उसका जो राशन है ना, उसका जो आपका सप्लाई है वो अभी भी महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले इस नाश्ता का, चावल का, सूखा राशन का सप्लाई भी महिला स्व सहायता समूह करती थी, और रेडी टू ईट फूड को भी महिला स्व सहायता समूह ही सप्लाई करती थी। बट अप्रैल 2022 से जो रेडी टू ईट फूड है उसको कृषि बीज विकास निगम सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो आपका खाना, नाश्ते का जो सूखा राशन होता है उसको अभी भी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। इस चीज को याद रखेंगे। डेटा इसमें भी आप देख सकते हैं। वर्ष 2022-23 की स्थिति में मैं वही चीज कहूंगा, ये रटने वाला चीज है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, तो आप पीडीएफ में इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ज्यादा डेटा के पीछे मत भागिएगा, ये मेरी सलाह रहती है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 10,77,000 बच्चों को, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के लगभग 8,21,000 बच्चों को, लगभग 2,24,000 गर्भवती महिलाओं को और 2,13,000 शिशुवती महिलाओं को इससे क्या किया गया है? लाभान्वित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो हमारा क्लास था वो एक्चुअल में जो आईसीडीएस स्कीम है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जो वर्तमान में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 हो गया है, इसका हमने एक शुरुआती क्या देखा है? परिचय देखा है। इसकी 6 सेवाओं को हमने समझा है मुख्य रूप से, और उन 6 सेवाओं में से जो एक प्रमुख सेवा है पूरक पोषण आहार, उसको मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बाकी लेक्चर्स को हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।